अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वो आज ईडी के सामने नहीं पेश होंगे। ये 5वीं बार उन्होंने मना किया क्योंकि वो जानते हैं ईडी के पास जो सबूत हैं, जो मनी ट्रेल है, जो संजय सिंह जी के केस में मिली, जो मनीष सिसोदिया जी के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने गई, उसके चलते उनके पास जवाब नहीं है। वो ईडी को फेस नहीं कर सकते, इन चीज़ों का जवाब वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए हेमंत सोरेन जी भी इसी तरह बोलते थे, लेकिन हेमंत सोरेन जी को किसी ने रिजाइन करने को नहीं कहा। उन्होंने खुद पहले रिजाइन कर दिया क्योंकि वो भी जानते थे कि इतने बड़े सबूतों के बाद वो बच नहीं पाएंगे। ने मेयर को निर्वाचित घोषित किया। उसने पूरे भारतीय जनता पार्टी के अब तक अलग अलग तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का जो अभियान है, उसका काला चिट्ठा देश के सामने रख दिया। जिस तरह से वीडियो के सामने रंगे हाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा चुनाव अधिकारी पकड़ा गया। नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल रहमान। क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी के उन तमाम दावपेच को लेकर के ईडी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का जो आरोप है, या फिर अरविंद केजरीवाल पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पार्टी के विधायक, पार्टी के पार्षद जो लगातार ये बातें कह रहे हैं कि ईडी ये राजनीतिक लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ रही है, क्या ये अब कानूनी लड़ाई नहीं रह गई है? चूंकि ईडी ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को लेकर के, तमाम पार्षदों को लेकर के, विधायकों को लेकर के, सांसदों को लेकर के जो दावेदारी पेश की है, क्या वाकई उसके लिए उनके पास पर्याप्त सबूत है? दर्शकों, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तलवार लटका हुआ है। जैसे ही हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, ईडी ने रिमांड पर लिया, उसके बाद इस बात को और ज्यादा बल मिलता है। क्या अब अरविंद केजरीवाल की बारी है? 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक दुश्मनों को लगातार एक एक करके सफाया करती चली जा रही है, और ये क्या पूरा का पूरा खेल 2024 को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है? ये तमाम के तमाम बड़े सवाल दर्शकों इस समय आपके जहन में होंगे, इस समय विपक्षी नेताओं के जहन में होंगे। लेकिन आखिरकार विपक्ष जो लगातार इस पूरे मामले को लेकर के भाजपा पर यह आरोप लगा रहा है, क्या मात्र इन आरोपों के बिना पर 2024 के चुनाव में सीट वो जीत पाएगा? क्योंकि बीजेपी ने जिस हथियार को अपनाया है, बीजेपी ने जिस तरीके से धार्मिक मुद्दों को कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक मजबूती का एक कारण बनाया है, दरअसल यह विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है। और इस समय विपक्ष में जिस तरीके की फूट हमें देखने को मिलती है, चाहे वो ममता बनर्जी के रूप में हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के रूप में हो, क्या इन तमाम टूट फूट के उलट जा करके विपक्ष ऐसा कोई बड़ा कमाल कर पाएगा? क्या विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, धार्मिक मुद्दों के खिलाफ जा करके बेरोजगारी पर, महिला की सुरक्षा पर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर चुनाव को करवा पाएगा? ये तमाम बड़े सवाल है दर्शकों, और आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको वो तमाम की तमाम बातें बताने जा रहा हूं, और कई बयान भी सुनवाऊंगा कि आखिरकार इन तमाम बयानों का, इन तमाम राजनीतिक बयानबाजी को लेकर के जो स्थिति पैदा होती है, उस पर कितना असर होता है। सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के उस पक्ष को, जिस पक्ष के सुनने के बाद बीजेपी भी और ईडी भी सोचने पर, समझने पर मजबूर होगी कि आखिरकार क्या इसका जनता के बीच कोई गलत मैसेज तो नहीं जा रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रमुख, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप से अपने पक्ष में भुनाने के प्रयास में लगे हुए हैं, और यही वजह है कि जनसंवाद कार्यक्रम की बात करें या फिर विधायकों को, पार्षदों को सड़कों पर उतारकर जनता के साथ सीधे तौर पर कनेक्ट करने के लिए लगातार जो वो कोशिश कर रहे हैं, दरअसल ये उनको कहीं ना कहीं 24 के चुनाव में दिल्ली की उन तमाम 7 सीटों पर कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा, और ये बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। दर्शकों, आइए इस रिपोर्ट में हम आगे बढ़ने से पहले आपको एक जो है बयान सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता इस पूरे मामले पर किस तरीके से अपने पक्ष को रख रहे हैं, और ये बीजेपी के लिए किस तरीके से एक राजनीतिक चुनौती का कारण बन सकता है। देखिए इस रिपोर्ट।
अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वो आज ईडी के सामने नहीं पेश होंगे। ये 5वीं बार उन्होंने मना किया क्योंकि वो जानते हैं ईडी के पास जो सबूत हैं, जो मनी ट्रेल है, जो संजय सिंह जी के केस में मिली, जो मनीष सिसोदिया जी के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने गई, उसके चलते उनके पास जवाब नहीं है। वो ईडी को फेस नहीं कर सकते, इन चीज़ों का जवाब वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए हेमंत सोरेन जी भी इसी तरह बोलते थे, लेकिन हेमंत सोरेन जी को किसी ने रिजाइन करने को नहीं कहा। उन्होंने खुद पहले रिजाइन कर दिया क्योंकि वो भी जानते थे कि इतने बड़े सबूतों के बाद वो बच नहीं पाएंगे। मुझे आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़े क्या सबसे बड़े लीडर जो अरविंद केजरीवाल जी के बाद माने जाते हैं, अब उन्होंने अभी बताया कि अरविंद केजरीवाल जी 1-2 दिन में मीटिंग बुलाने जा रहे हैं अपने एमएलए की, और वहाँ पे वो रिजाइन करेंगे। अपनी धर्मपत्नी को सीएम का ओहदे के लिए उनको नाम रखेंगे। सभी एमएलए कहेंगे कि जी हम अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं क्योंकि बीजेपी इनको अरेस्ट करना चाहती है। इस बहाने से वो अपनी पहले बीवी को सीएम की ओथ कराएंगे, मिसेस केजरीवाल जी को, और उसके बाद वो पेश होंगे क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो पेश होंगे इतना रिकॉर्ड का वो जवाब नहीं दे पाएंगे, इतने पुख्ता सबूतों को वो नकार नहीं पाएंगे जिसके चलते उन पर कार्रवाई हो सकती है। ऐसा अरविंद केजरीवाल जी मान रहे हैं। मेरा मानना है ये वही अरविंद केजरीवाल जी जो कल तक कहते थे अन्ना हजारे जी के आंदोलन में खड़े होकर कि पहले अपने को रिजाइन करना चाहिए, फिर सामने जाना चाहिए, लेकिन आज वो अपनी बातों से इसलिए बदले दिख रहे हैं, सुर बदले दिख रहे हैं क्योंकि अब अपने पे बनाई है और सबूत सामने हैं, जेल जाने की बारी है, इसीलिए आज वो मुख बदले दिख रहे हैं। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार इस समय जो राजनीतिक एक तरीके से उलटफेर का खेल है, या फिर अरविंद केजरीवाल को लेकर के बीजेपी जो ये दावा कर रही है, या भारतीय जनता पार्टी जो ये कोशिश कर रही है, क्या अरविंद केजरीवाल को उद्धव ठाकरे की तरह, क्या अरविंद केजरीवाल को महाराष्ट्र की उस एनसीपी पार्टी की तरह कहीं ना कहीं निस्तनाबूद कर दिया जाएगा? क्या अरविंद केजरीवाल जो आंदोलन की राजनीति से निकला हुआ चेहरा इतनी आसानी से अपने राजनीतिक हथियार को सामने डाल देगा भाजपा के? ये एक बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल खुद इस पूरे मुद्दे को लेकर के जितने ज्यादा आत्मसम्मान के साथ वो कैमरे के सामने खड़े होकर के ये दावा करते हैं, बीजेपी अगर ईडी का, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर अगर उनके राजनीतिक निष्ठा को तोड़ने का प्रयास कर रही है तो ये उनकी एक बड़ी भूल है दर्शकों। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास चाणक्य अमित शाह के रूप में मौजूद है तो वो पार्टी जो 10 वर्षों में भारत की राजनीति में अपना एक अलग स्थान बनाती है, जो भारत की राजनीति में 2 राज्यों में सरकार बना लेती है, अलग अलग राज्यों में जाकर के अपनी पार्टी के वजूद को स्थापित कर देती है और इस समय राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लेती है, क्या वो अरविंद केजरीवाल इतनी आसानी से ईडी के इस चंगुल में फंसने के बाद कहीं न कहीं हार मान लेंगे? क्योंकि इस पूरे मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हर उस मुमकिन कोशिश को अपना रही है जिसके जरिए विपक्ष के तमाम उन बड़े चेहरों को जो उनके लिए कहीं न कहीं सीधे तौर पर एक बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं, उनको साइड लाइन करने का काम कर रही है। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, तमाम जगहों पर उस तरीके से ही खेल चल रहा है। और जैसे ही बिहार में सत्ता का उलटफेर का खेल समाप्त होता है, उसके बाद ईडी की दस्तक बिहार में, ईडी की दस्तक झारखंड में, और झारखंड में क्या खेला हुआ इस समय यह आपकी नजरों के सामने है। मात्र कुछ महीनों का समय अब झारखंड विधानसभा में बचा रह गया दर्शकों, और उससे पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में अब कर्नाटका की बारी है और उसके बाद अलग अलग राज्यों से होते हुए पश्चिम बंगाल तक ईडी की ये जो कार्रवाई है या फिर ईडी का ये जो कार्रवाई है वो चल कर के पहुंचेगा। लेकिन अभी हम जो दिल्ली की बात कर रहे थे दर्शकों, दिल्ली इसलिए भी महत्वपूर्ण है, दिल्ली इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन का एक बड़ा साथी है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब केंद्र की सरकार पूरी तरीके से आक्रामक मूड में नजर आती है, जब केंद्र की सरकार पूरी तरीके से उनको अपना एक राजनीतिक दुश्मन मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाइयों का जखीरा खड़ा कर देती है, तब जाकर के अरविंद केजरीवाल विपक्ष के उन तमाम चेहरों के पास जो है गिड़गिड़ाने जाते हैं, विपक्ष के उन तमाम चेहरों को कहीं ना कहीं मनाने के लिए जाते हैं कि दिल्ली ऑर्डिनेंस जो बिल था जिसको लोकसभा में आसानी से भारतीय जनता पार्टी पास करवा लेती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही राज्यसभा में
भाजपा के पास आंकड़े मौजूद नहीं होते, तो अरविंद केजरीवाल को एक उम्मीद थी कि अगर विपक्ष के नवीन पटनायक, अगर विपक्ष के और कई चेहरे उनके साथ खड़े हो जाते हैं तो राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं करवाने दिया जा सकता। लेकिन नवीन पटनायक जो कि राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के साथ थे, जो कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के साथ थे, वो आखिरकार कैसे अरविंद केजरीवाल का साथ दे सकते थे। और ऐसे में ये एक बड़े मजबूरी का कारण बनता है कि वो अरविंद केजरीवाल जो अपनी राजनीतिक मजबूती के साथ ये बात कहते हुए थकते नहीं थे कि वो गठबंधन की राजनीति में भरोसा नहीं करते हैं, वो गठबंधन की राजनीति कर कर कभी सरकार नहीं चलाएंगे, आखिरकार उनको अपने उस फैसले को बदलना पड़ता है। और उस फैसले को बदलने के बाद आज वो इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं अपनी एक मजबूत जगह जो है वो देख रहे हैं। और आने वाले दिनों में 2024 के चुनाव में भी वो इंडिया गठबंधन के साथ सीटों को लेकर के नेगोशिएशन की स्थिति में जो है वो नजर आ सकते हैं। दर्शकों, इस पूरे मामले को और ज्यादा बेहतर ढंग से समझना है आपको, तो हमारे इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि आखिरकार 2024 के पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रिप्ट तैयार किया है, उस स्क्रिप्ट के लिहाज से ये पूरा का पूरा खेल अब झारखंड की बात जो है किस तरफ रुख करने वाला है। और वहां पर जाकर के क्या वाकई अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की कमर तोड़ी जाएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपनी एक राजनीतिक मजबूती स्थापित की है और पश्चिम बंगाल की जनता जिस तरीके से बंगाल भाषी होने की वजह से ममता बनर्जी की एक आवाज पर खड़ी रहती है, क्या वहां पर भी सेंधमारी करने का पूरा प्लान जो है वो तैयार किया जा चुका है। चूंकि पार्थ चटर्जी की अगर हम बात करें दर्शकों, जिनको लेकर के ईडी ने पूरा का पूरा खेल तैयार कर रखा था, मात्र उनकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित करना बाकी था। लेकिन उसके बाद अचानक से ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा होता है और दिल्ली दौरे में आकर प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है। और इस मुलाकात में क्या ऐसी डील होती है कि उसके बाद ईडी की तमाम कार्रवाइयों पर अंकुश लग जाता है। ऐसा लगता है कि पार्थ चटर्जी ने कोई कारनामा अंजाम ही नहीं दिया था। इस पूरे मुद्दे से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट आपको दिखा दे दर्शकों, इसके बाद इस चर्चा को आगे भी जारी रखें। अंदर मेयर के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वोटों की चोरी करके दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या की और फर्जी तरीके से अपने मेयर को निर्वाचित घोषित किया, उसने पूरे भारतीय जनता पार्टी के अब तक अलग अलग तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का जो अभियान है, उसका काला चिट्ठा देश के सामने रख दिया है। जिस तरह से वीडियो के सामने रंगे हाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा चुनाव अधिकारी पकड़ा गया। आपने देखा दर्शकों, आखिरकार भारत की राजनीति में ये बड़े सियासी फेरबदल का जो कारण है वो क्या है? क्या 2024 का चुनाव है? क्या ईवीएम का खेल है? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है? ये तमाम ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द 2024 की राजनीति कहीं ना कहीं नाचती नजर आएगी। और यही वजह है कि विपक्ष उन तमाम मुद्दों को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है, इन तमाम मामलों पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर रहा है। और अगर विपक्ष के द्वारा ये तमाम बातें कही जा रही है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस पूरे मामले पर झुकने को तैयार होंगे? क्योंकि अगर किसान वाले मामले पर, अगर पहलवान वाले मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा की केंद्र की सरकार किसी भी तरीके से इस मामले पर नेगोशिएशन की स्थिति में नहीं आती है तो क्या विपक्ष के खिलाफ इतनी आसानी से झुक जाएगी? चूंकि इस बार का चुनाव काफी ज्यादा अहम माने जा रहा है और इस चुनाव के बाद कई सारी बदलने वाली चीजें जो है ये आपकी नजर में भी, आपके तस्वर में भी सामने आती होगी। चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव ये तय करेगा
रहेगा कि आने वाले 10 वर्षों तक कौन सी सरकार जो है भारत पर राज करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक जीवन की उम्र है वो कब तक जो है चलती रहेगी। इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ जो तमाम बड़ा अपडेट होगा, जो तमाम बड़ी जानकारी होंगी, वो आपके सामने हम लगातार पेश करते रहेंगे। फिलहाल दुनिया देश की बड़ी और छोटी तमाम खबरों को जानने के लिए, समझने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।